हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। और बेसिक मैथमेटिक्स में हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, जिसके अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, और इसके अलावा जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक, सारा सब कुछ इसमें करेंगे वन बाय स्टेप। और कंप्लीट अपन स्टडी करेंगे, मतलब जो जितना अपने को रिक्वायरमेंट होगी, जितना फिजिक्स में यूज़ होता है वो हम सारा कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और यहाँ पे हम एक या दो लेक्चर में सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि तुम्हें आगे जाके जो भी अदर चैप्टर्स पढ़ोगे जिसमें ये इसका कंसेप्ट यूज़ होता है, तो इजीली तुम्हें यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जनरल मैथमेटिक्स। एक रिव्यू देख लेते हैं कि इसमें रिव्यू के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन सा साइन क्या बताता है। जैसे यहाँ पे मैं साथ साथ देखते रहना कि यहाँ पे दे रखा है, जैसे ये, तो ये क्या रिप्रेजेंट, ये इक्वल का साइन है। यहाँ पे सिंपली ऐसे ही मैं यदि इस साइन को ऐसे बना तो ये ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन। और यदि मैं इस साइन को कुछ ऐसे यूज करता हूँ तो ये साइन होता है लेस देन का। यदि मैं कुछ कहीं पे भी तुम्हें ये साइन ऐसे कुछ दिखाई दे जाए तो इसका क्या मतलब है। यदि कुछ दो सिंबल ऐसे बनाए तो इसका ये मतलब होता है कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वहाँ पे। जैसे 2.004 है, 2.005 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसको 2.004 भी लिख सकते हो, या ऐसे 2 के अप्रोक्सीमेट, तो ये सिंबल बताता है। इसके अलावा ये ग्रेटर देन इक्वल, ऐसे ही ये लेस देन इक्वल आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे सिंबल आता है, इसका मतलब है कि ये नॉट इक्वल साइन है। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसे फंक्शन दे दिया जाए ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब जो वैल्यू ए की है वो बी के वैल्यू के सेम नहीं है। मतलब जैसे 2, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 2 नहीं है, जिस तरीके से अपन जान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सिंबल आता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोड ऑफ एक्स। ये जो दो लाइनें दिख रही है उसको अपन मोड पढ़ते हैं, मोड फंक्शन है। इसका क्या मतलब होता है मोड फंक्शन, जैसे मैं लिखा y इक्वल टू मोड ऑफ x, इसका ये मतलब वहाँ कि y की जो सारी वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव होगी, y की जितने भी वैल्यू है पॉजिटिव होगी। x इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स की बारे में नहीं देखना, वाई की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब मॉड फंक्शन हमेशा क्या करता है, उस कंप्लीट फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देता है। ठीक। अब इसके बाद भी बहुत सारे सिंबल है जो आगे जैसे जैसे काम में आएंगे वो अपन बताते रहेंगे। आगे बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन का मतलब कैसे है, जैसे ऐसे समझो, यहाँ पे ऐसे दे रखा है ए बाई बी और यहाँ पे सी बाई डी ऐसे दे रखा है। तो इस फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो डी है वो मल्टीप्लाई होकर जाएगा ए से, बी मल्टीप्लाई हो जाएगा सी से, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी बी सी। सिंपल फ्रैक्शन के मतलब यहाँ पे ऐसे। और क्या हो सकता है फ्रैक्शन में, ऐसे भी दे दिया जाए तुम्हें यहाँ पे ए बाई बी प्लस माइनस सी बाई डी ऐसे दे दिया जाए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बी डी ये तो आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम, और यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए डी और बीच में प्लस माइनस का साइन, और यहाँ से आ जाएगा सी डी। कुछ ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे जनरलाइज्ड है, तो तुम्हें ध्यान रखना कि हम किसी टर्म को कैसे यूज में कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज़्यादा यूज होगी, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, ये हर टॉपिक में काम आएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स है वो वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है,
आगे समझेंगे वेरिएबल क्या होता है। और यहाँ पे ए बी सी ये कांस्टेंट है, ए बी और सी क्या है, कांस्टेंट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो 2 होती है, तो ऐसी, और उसके इक्वल में यदि 0 होता है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब इसके क्या होते हैं, जब पावर 2 होती है तो 2 सॉल्यूशन होते हैं इसके, यदि इसकी पावर 3 होती है तो इसके 3 सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन से क्या समझोगे, सॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पे मैं एक्स की कोई कुछ ना कुछ वैल्यू रखूँ तो वो इक्वल टू 0 आए उसकी वैल्यू, तो वो उसका एक सॉल्यूशन हो गया। एक्स की यदि दूसरी वैल्यू रखता हूँ उसका भी वैल्यू यदि इक्वल टू 0 आए उस एक्स की उस वैल्यू पे, तो वो भी एक क्या होगा, उसका रूट्स होगा। तो ऐसे ही हम समझते हैं जब एक्स स्क्वायर है तो उसका मतलब इसका मैक्सिमम पॉसिबल जो आंसर, इसके जो रूट हो सकते हैं, जो इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं। यदि पावर 2 है तो 2, पावर 3 है तो 3, सिंपली। यदि पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, तो वहाँ पे इसका केवल एक सॉल्यूशन ही पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी एक्स की पावर 2 है यहाँ पे, तो इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो 2 सॉल्यूशन ही है, वही उसके क्या है, रूट। अब देखते हैं इसके रूट्स कैसे निकालते हैं। एक तो फ्रैक्शन मेथड होता है, दूसरा जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, श्रीधराचार्य, यदि इसके जो रूट्स है वो 2 रूट्स मान लिए x1 और x2, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे निकालेंगे, जो x1 या जो x2 की वैल्यू है वो कहाँ से आएगी। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड में 2a। तो यहाँ से x1 x2 की वैल्यू आएगी। यदि तुम एक बार पॉजिटिव साइन यूज़ करोगे तो यहाँ पे जैसे x1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b, एक प्लस का एक बार प्लस ले लो, और यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a, और ऐसे ही x2 हो जाएगा। x2 कितना हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस रूट में, यहाँ पे प्लस माइनस एक बार प्लस यूज़ कर लिया, इस बार माइनस यूज़ कर लेते हैं, ये दूसरा रूट हो जाएगा यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड में 2a, ये दूसरा सॉल्यूशन। ये x1 और x2 इसके रूट्स है। इसको आगे ये भी समझ सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट्स होते हैं उसको ये इस फॉर्म में भी आता है, x1 प्लस x2 वो होता है माइनस का b बाई ए, और जो x1 इंटू x2 दो जो इसके सॉल्यूशन है, जो जो इसके 2 रूट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है c बाई ए। यहाँ पे ध्यान रखना माइनस साइन आता है, माइनस का b बाई ए, और यहाँ पे c बाई ए। c कौन सा, यहाँ पे ये जो c ये स्मॉल है, ये वाला इनका रेशियो होता है, और ये b बाई ए मतलब b और ये a, तो 2 रूट्स का एडिशन माइनस b बाई ए, 2 रूट्स का मल्टीप्लिकेशन c बाई ए, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसमें देखो सोल्व दिस इक्वेशन, मतलब यहाँ पे अपने को निकालना है x1 एंड x2 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 10, b की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से करोगे तो माइनस का 27, और c की वैल्यू हो जाएगी 5। ध्यान रखना ये इक्वल टू 0 में होनी चाहिए, तभी ये ए बी सी की वैल्यू है। यहाँ पे ये ए बी सी की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इसको आगे इसकी x1 x2 निकालना है, डायरेक्ट श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ। x1 x2 निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस का b माइनस का 27 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब माइनस 27 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10, सी की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27, और प्लस माइनस रूट में कितना आएगा 27 का स्क्वायर कितना होता है, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 27 इंटू 27, 729 होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं 9, और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 7 18, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 14 यहाँ से,
729, तो ये आ जाएगा 729 माइनस 520, ये आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 20। आगे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x की 27 प्लस माइनस 720 माइनस 200 कितना आएगा 529 डिवाइड बाई 20। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 529 आई थिंक 23 का होता है, 23 इंटू 23 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू 27 प्लस माइनस 23 डिवाइड बाई 20। तो ये इसके दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। कौन कौन से सॉल्यूशन हो जाएंगे, x1 की वैल्यू लिखोगे तो 27 प्लस 23 डिवाइड बाई 20 और x2 की वैल्यू हो जाएगी 27 माइनस का 23 डिवाइड बाई 20। ऐसे ही इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। दूसरा फ्रैक्शन मेथड भी होता है, वो जनरली जब इक्वेशन इजी होता है तो या जिसमें वैल्यूज छोटी स्मॉल वैल्यूज हो तो उसके लिए फ्रैक्शन मेथड भी होता है, वो भी आगे अपन देखते हैं। मल्टीप्लाइंग पावर्स ऑफ ए गिवन क्वांटिटी, तो इसको समझते हैं। मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ ए गिवन क्वांटिटी, इसका क्या मतलब है, जैसे ऐसा समझो कि x की पावर है a और y की पावर है a, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यदि इनका देखो, इसको बोलते हैं पावर और ये होता है बेस। यहाँ पे इतना समझ में आ गया। मैं कुछ भी इस टर्म्स में लिखता हूँ तो यहाँ पे ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में। तो जब बेस यहाँ पे डिफरेंट है, पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई में यदि कोई हो ऐसा कुछ, तो इसका मतलब है कि तुम इसको ऐसे लिख दो एक्स वाई की पावर ए, ऐसे लिख सकते हो। दूसरा कुछ ऐसे भी तो हो सकता है, एक्स की पावर यहाँ पे दे रखा है तुम्हें b और x की पावर दे रखी है तुम्हें c, ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो मल्टीप्लाई में बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो x की पावर जो सेम है उसको a सिंगल टाइम लिखना है। तो यहाँ पे x है और ये दोनों क्या है देखो, तो इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना मल्टीप्लाई मत कर देना। तो इसको x की पावर b प्लस सी भी लिख सकते हैं। और कुछ क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, तो मैं ऐसे दे दिए x प्लस वाई की पावर 2 और इसकी पावर तुम्हें दे दे a। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब इनके बीच में किसका साइन है, क्रॉस का सिंबल है यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई की पावर 2a। तुम्हें ऐसे करना है। और कुछ जैसे ऐसे लिख रखा हो, और तुम्हें जैसे x की पावर दे रखी है a प्लस x की पावर दे रखी है b। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कोई भी जनरलाइज ऐसे कुछ डायरेक्ट ऐसा कुछ है नहीं कि इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन तुम इसको ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे x की पावर a है, यहाँ पे x की पावर b है, तो इसको क्या करो x की पावर a से और x की पावर a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अब यहाँ से x की पावर a कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस x की पावर a कॉमन बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा x की पावर b डिवाइड बाई x की पावर a। तो सिंपली इसको ऐसे लिखते हो x की पावर a 1 प्लस x की पावर b, ये नीचे डिवाइड में x की पावर a ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, सॉरी नीचे पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यह माइनस का a। हाँ कि ना, ये समझ में आया इतना यहाँ तक। तो ये सिंपली ये कुछ ऐसे कोई पावर वगैरह हो तो इसको ऐसे कुछ सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखो इसका कोई ऐसे जनरलाइज्ड कि भाई लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इसको यहाँ पे इतना जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जो मतलब जनरलाइज तुम्हें गिवन होगा। जैसे हम ऐसे बोलें कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो उसका कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसा होता है कि उसमें कोई भी वैल्यू है वो एक कर्व शेप में या एक किसी
पर्टिकुलर ऐसे स्ट्रेट लाइन ही हो सकते हैं एक्स की पावर ए पे डिपेंड होता है। ये एक्सपोनेंशियल टाइप से कुछ फंक्शन बनता है इसका, मतलब डायरेक्ट इसका ऐसे समझो कि कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो प्रॉपर्टीज़ तुम्हें याद रखनी है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है समझो, जो मेन जो प्रॉपर्टीज़ काम में आएगी यहाँ पे अपन उसकी बात कर रहे हैं। पहला यहाँ पे दे रखा है, ऐसे दे रखा है y बराबर log ऑफ a, या यहाँ पे ऐसे समझो कुछ ऐसे दे रखा है। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन समझाते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन को सिंपली सबसे पहले लॉग ऐसे लिखते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे एक फंक्शन, एक कोई भी वेरिएबल आता है, मैं यहाँ पे x यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे a यूज़ कर लेता हूँ। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, log x log x बेस a। यहाँ ये जो डिवाइड में यहाँ पे जो इसके लोअर सफिक्स में है ये लिखा हुआ है, ये इसका होता है बेस, और ये होता है इनपुट वैल्यू, जो भी कुछ भी अपन वैल्यू इनपुट करते हैं तो यहाँ पे x, और ये x सही से लिखें इस फंक्शन को, तो सही लिखने का तरीका होता है इस तरीके से, log बेस a mod ऑफ x। तो यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इस log के अंदर जो भी चीज़ आती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, सारी पॉजिटिव, तभी लॉग फंक्शन डिफाइन होता है। मेनली इसे लिखते हैं। अब लॉग फंक्शन दो टाइप के होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल लॉग, और एक दूसरा जो इस नेचुरल लॉग को ln लिखते हैं, या इसको लिख सकते हो तुम लॉग जिसका बेस e हो, e की भी बात करेंगे आगे। ये एक नेचुरल लॉग होता है जिसको ln लिखते हैं, और एक होता है जिस कोई भी लॉग फंक्शन जिसका बेस कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। जनरली अपने जो लॉग 10 बेस वाला है वो सबसे मैक्सिमम यूज़ होता है। इसका बेस कुछ भी हो सकता है, जैसे log a हो गया, log 3 हो गया, 1/2 हो गया, ऐसे कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इस टाइप से ये तो नेचुरल लॉग हमेशा फिक्स होता है, जिसको ln लिखते हैं, या फिर log की बेस यहाँ पे कोई भी फंक्शन आ जाएगा, x आ जाएगा, y आ जाएगा, कुछ भी, और e की वैल्यू होती है 2.71 e थी। देखो ये वैल्यूज़ फिक्स है। ये देखो जी, एक पहले कोई साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने लॉगरिथमिक फंक्शन दे दिया, लेकिन अभी जो इसकी जो वैल्यूज गिवन थी, जो वैल्यूज दी थी, वो बाद में जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ऐसे इसकी एक फिक्स वैल्यू दी थी 2.71। तो इसको ई की वैल्यू फिक्स होती है 2.71। जनरली तुम्हें ज़्यादा काम में आएंगी नहीं, बट याद रखनी है कि ई की वैल्यू होती है वो 2.71 आती है। अब इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि वो काम में आएंगी बहुत ज़्यादा। ये प्रॉपर्टीज़ होती है वही काम में आती है। तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जैसे log x प्लस log y ये दे रखा है, तो जब दो log फंक्शन है उनके बीच में पॉजिटिव साइन है तो उसको लिख सकते हो log x इंटू वाई। रिवर्स भी करेक्ट है, log x y लिखा हुआ है तो उसको रिवर्स में ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा log x माइनस log y, ऐसे कुछ दे रखा है, बीच में माइनस साइन है, इसका मतलब इसको तुम लिख सकते हो log x जो जिसके साथ माइनस है उसको डिवाइड हो x बाई वाई, और तुम्हें ऐसे दे रखा है log x स्क्वायर, ऐसे दे रखा है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी 2 log x, या सिंपली मैं ऐसे लिख रहा हूँ log x की पावर n है तो उसको n log x लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, कंफ्यूज मत होना कि log x की पावर n,
तो इसको भी तुम n log x लिख सकते हो। लेकिन log x इसकी पावर n लिखी हो तो ये n log x यदि लिखो तुम तो ये इनकरेक्ट है। ध्यान रखना इस चीज़ का कि दोनों में कुछ डिफरेंस है यहाँ पे। इसके बाद में पावर का आ गया, एक होता है जैसे a log a x, यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये a है, ये इसके पावर में, जो भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये सब पावर में है यहाँ पे, तो ये पावर में है, तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे आगे। तो इसमें क्या होता है, जो ये a log a है यहाँ पे दे रखा है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है और यहाँ से इसकी वैल्यू सिंपली x होती है। ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। और एक होता है बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है कि मान लो कि log बेस a इंटू बी ऐसे कुछ दे रखा है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे बेस चेंज करना है। तो बेस चेंज करने का क्या सिंपल है, डायरेक्ट याद रखो, ये एक ट्रिक है। लॉग दे रखा है, दोनों तरफ लॉग लिख दिया, जो भी बेस बनाना है, ई बनाना है, 10 बनाना है, जो भी बनाना है, मान लो कि दोनों का बेस सेम लेना है, ई बनाना, तो ई डाल दिया। यहाँ पे ऊपर क्या है बी, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। अगर इसके बेस ए है तो यहाँ पे ये ए यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ये बेस चेंज फॉर्मूला है। ये सिंपल तुम्हें याद रखना है कि ये भी कभी कभार काम में आ जाता है, कभी बेस चेंज फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने बता दी। और ऐसा भी कुछ लिखा है, एक दो मैं ऐसे और बता देता हूँ, जैसे बता दी लेकिन प्रॉपर्टी फिर भी जैसे 1/x लिखा हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हो, इसका तुम इसको ऐसे कर सकते हो, log x की पावर -1 आ गया। अब देखो ये सिंपल ऊपर वाली कंडीशन बन गई, यहाँ पे देखो n की वैल्यू -1 बन गई, यहाँ पे यही कंडीशन बन गई। तो इसका मतलब है कि तुम इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, माइनस का log x, तो जो भी डिवाइड में होता है इसका मतलब वो माइनस में बाहर आ जाता है। एक चीज़ और, log 1 यहाँ पे कोई भी दे रखा है, ए बी सी कुछ भी दे रखा हो, यहाँ पे 1 आ गया, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है तुम्हें, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ भी आ जाए, ए की जगह 10 आ जाए, ऐसे आ जाए log 10 बेस 1 तो भी 0 है, log 20 बेस 1 तो भी 0 है। यहाँ समझ में आया ये चीज़? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गई। और ध्यान रखना इस फंक्शन को डिफाइन करने का कुछ ना कुछ तरीका, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ बेस ए लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, तो ये a है, कैन नॉट बी, इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे डिफाइन करो। तो a है वो लेस देन 0 नहीं पॉसिबल है। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा a ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, तभी वैलिड है। ये इस केस में वैलिड नहीं है। समझ में आया? तो ये चीज़ ये ध्यान रखना। ये मतलब बेसिकली डिफाइन करने का तरीका बहुत जेई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछे, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन देखे तो वहाँ पे रेंज वगैरह पूछने का क्वेश्चन आते हैं, तो उस केस में ये यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन को थोड़ा सा वहाँ पे अच्छे से पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स में, बट अपने को जनरली फिजिक्स के लिए यूज़ करना है, तो फिजिक्स में इतना नहीं आता है। तो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो कुछ अपन क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे देखो log x बेस e और यहाँ पे log y बेस e दे रखा है, तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, log x प्लस वाई नहीं हो जाएगा। इसका अपन डायरेक्ट पढ़ा था अपन ने, जब भी दो पॉजिटिव साइन है तो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। यहाँ पे log x y, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट log e बेस e, ये यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, log e, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये log e x इंटू वाई लिख सकता हूँ, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, टू log e की पावर z। यहाँ पे पावर नहीं, ये ई जेड ऐसे लिख सकते हैं। या दूसरा देखो यहाँ पे इसके केवल 1 है, तो इसका मतलब इस 2 को
अपने को यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हो, इसको तुम पावर में भेज सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा log ई एक्स वाई और यहाँ पे आ जाएगा log ई जेड स्क्वायर। और यहाँ पे देखो दोनों लॉग फंक्शन है, दोनों का बेस भी सेम है, ये इंपॉर्टेंट है। बेस सेम है तो तुम डायरेक्ट यहाँ से हटा सकते हो। तुम ऐसे लिख सकते हो कि एक्स वाई की वैल्यू है वो यहाँ से जेड स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। अरे हाँ या ना, तो एक्स वाई की वैल्यू या फिर तुम जेड की वैल्यू लिखना चाहो तो रूट में एक्स वाई, तो क्या आ जाएगा, रूट में एक्स वाई आ जाएगा। अरे समझ में आया या नहीं है? ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, log ई टू द बेस log एक्स बेस टू द ई और k log 10 बेस एक्स स्क्वायर दे रखा है। और अपने को क्या निकालना, k निकालना है। अब देखो यहाँ पे बेस ई है, यहाँ पे बेस 10 है, तो सबसे पहले तो एक तो इसका बेस सेम करना है। तो सबसे पहले इसको क्या लिखते हैं, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log ई एक्स और इसको मैं k को ऊपर लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, log 10 बेस एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर के है। अरे इसको मैंने लिखना बताया था, इसको क्या कैसे लिखते हैं, जब ये ब्रैकेट दे रखा तो ये दोनों मल्टीप्लाई में होती है, तो एक्स की पावर 2k यहाँ पे हो जाएगी। और ये है log ई। अब सिंपली यहाँ पे मेरे को बेस 10 चाहिए तभी अपन हटा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं हटा सकते। यदि बेस 10 चाहिए तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि log और नीचे डिवाइड में भी log, क्या 10 बेस में चाहिए तो दोनों के नीचे 10 लिख दो। ऊपर क्या था x, तो x लिख दो। मैं इस चीज़ को ऐसे लिख रहा हूँ और यहाँ पे e था तो e लिख दो, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा log 10 बेस x की पावर 2k, ये आ गया। अब देखो एक फंक्शन ये आ गया और यहाँ पे log 10 ये आ जाएगा log 10x और log 10 ई की वैल्यू फिक्स है, अपने को पता है 2.7 होती है, इनटू ये हो जाएगा log 10 बेस एक्स की पावर 2k। अरे हाँ या ना, यहाँ तक आ गया। अब देखो इसको सोल्व करना है तो आगे क्या कर सकते हैं इसमें, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है ना, एक कोई फिक्स्ड वैल्यू है तो ये इसकी पावर में चली जा सकती है, क्योंकि मेरे को पता है ये कुछ एक रैंडम नंबर है। क्योंकि log, मैं ऐसे यहाँ पे लिखना चाहूँ log 10 बेस में 2.71, तो ये कोई फिक्स नंबर हो गया 2.7, या मान लो कि इसकी वैल्यू कुछ भी आए 0.00 बनाए तो एक नंबर ही होगा। तो ये नंबर है, ये नंबर है मल्टीप्लाई में इसके पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा log 10 बेस एक्स और ये आ जाएगा log, इसको यहाँ पे हम 10 बेस एक्स की पावर 2k और ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा log 10 बेस ई, यहाँ या ना। अब देखो दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे तो ये कट जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा x की पावर 2k इंटू log 10 बेस ई। तो यहाँ से x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर ये कुछ दे रखा है, तो इसका मतलब है कि दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, ये वाला कंसेप्ट लगता है। तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर क्या है 2k इंटू log 10 ई। तो k की वैल्यू आ जाएगी इसमें 1 ये 2 डिवाइड में चला जाएगा log 10 बेस ई। और ये जो e की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ गिवन नहीं है, ना डायरेक्ट जो आंसर करते तो वहाँ पे आंसर आ जाता। तो ये इसका सिंपली सॉल्यूशन है, log 10 बेस e की वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन अपनी अपनी अप्रोच ये रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, log x बेस ए दे रखा है। इसको कैसे, ये बेस चेंज फॉर्मूला है, सिंपली है log a बेस x है। देखो जो बेस कर रखा है वो ई कर रखा है, तो क्या करना है तुम्हें, बेस चेंज फॉर्मूला डायरेक्ट ना, ऊपर नीचे log लिखो, डायरेक्ट याद रखो। क्या करना है, बेस सेम रखना है, तो जो भी बेस रखना वो यहाँ पे लिखो, बेस ई करना, ई कर दिया। ऊपर क्या था x, तो यहाँ पे x आ जाएगा। नीचे क्या है a, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके a आ जाएगा। देख लो कौन सा आंसर है, ई दोनों बेस ये सेम है, ये x वाई ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इतना सिंपल सा
ये देखो देखो log 10 ये 100 दे रखा है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 10 बेस, यहाँ पे 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और देखो ये वाली प्रॉपर्टीज तुम्हें याद हो, log x की पावर n हो तो उसको हम लिख सकते हैं n log x। अरे हाँ या ना, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब वही प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ, जो 2 है वो आगे आ जाएगा, 2 log 10 बेस 10 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब ये तुम्हें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, यहाँ पे log a बेस a की वैल्यू हो जाती है 1, या log 10/10 की वैल्यू 1, log x बेस x की वैल्यू भी 1। मतलब यहाँ पे भी जो तुम्हें बेस दे रखा है और जो यहाँ पे x की जो वैल्यू होती है, यदि ये दोनों सेम हो तो इसकी कंप्लीट की वैल्यू 1 हो जाती है। अरे बात समझ में आई या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये कुछ इस फॉर्म में दे रखा है, अब इसकी वैल्यू पूछा है, तो वापस देखो इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो log b बेस a है, log a बेस b है। तो इसको सोल्व करते हैं, बहुत इजी है, ध्यान से तुम देखोगे तो ये 2 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। log b a, अब इसमें यहाँ पे इसका बेस b है तो दूसरे वाले का भी बेस b बनाते हैं, तो सिंपल हो जाएगा। बेस b बनाते तो कैसे कराएंगे? बेस b बनाना है तो यहाँ पे सिंपली log ऊपर नीचे लिखो, जो मैंने बताया वैसे याद रखो, जिसका बेस चेंज करना। क्या करना है, दोनों का बेस b करना, तो b लिख दो यहाँ। ऊपर क्या था b, तो b लिख दो, नीचे क्या था a, तो a लिख दो। यहाँ से तुम ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ है, log बेस और जो x की वैल्यू सेम हो गई यहाँ पे b और b, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सिंपली इसको लिख सकते हैं log b a, और नीचे आ जाएगा log b a। अब तुम देखो log b a ये यहाँ से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अरे हाँ यार, समझ में आया नहीं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन log a बेस x द वैल्यू ऑफ a मस्ट बी, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब देखो a की वैल्यू बिटवीन 0 to 1, हाँ हो सकती है, पॉजिटिव बट नॉट 1, पॉजिटिव हो सकती है बट नॉट 1, ये भी सही है। पॉजिटिव बट नॉट 0, ये भी सही है। इन सम अदर इंटरवल, हाँ दूसरा इंटरवल भी हो सकता है, तो इसका मतलब है इसके मल्टीपल करेक्ट है यहाँ पे। कि उसने ये नहीं पूछा कि क्या वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, ए की वैल्यू पूछी है यहाँ पे, तो ए मैंने यहाँ पे ए डिफाइन किया था कि ए ग्रेटर देन 0 है, तो वो सारी वैल्यू पे लॉगरिथमिक फंक्शन है वो डिफाइन होता है। तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में यदि हम देखें तो ए मस्ट यहाँ पे लिखा है, तो ये गलत है। मतलब ऐसे यदि देखें कि इसी के बीच में ही हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उस सेप से हम बोल सकते हैं गलत है। बट ऐसे बोलता है कि आइदर यहाँ पे ऑप्शन होता तो ये करेक्ट मानते हैं। आगे पॉजिटिव बट नॉट 1, हाँ पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब होता है ये पॉजिटिव, लेकिन ए नहीं 1 नहीं होना चाहिए। ये मैंने वहाँ पे नहीं बताया था, यहाँ पे तो ए नॉट 1, पॉजिटिव बट नॉट 0, पॉजिटिव बट नॉट 0, इसमें 1 वाला गलत हो गया, तो ये भी नहीं है। इसमें 1 वाला रेंज आ गया, इन अदर इंटरवल, ये भी गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है यहाँ पे। तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और इसमें भी है, सब्ट्रैक्ट कर दो कि ए की वैल्यू है वो 1 पॉसिबल नहीं है, मतलब ए घटा दो, इसका मतलब यही होता है यहाँ। आगे आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो 2 टाइप की सीरीज होती है, एक तरीके से सीरीज होती है एपी और दूसरी होती है जीपी। एक मैथमेटिक्स में एजीपी भी होती है जो अपने काम में नहीं आती, तो अपने को 2 ही पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी और दूसरा जीपी। तो कोई भी 2 मैं कोई भी सीरीज मानता हूँ, जैसे ऐसे लिखा है 2 4 6 8, यहाँ पे आगे 10 दे रखा है, ऐसा कुछ सीरीज दे रखी है, तो ये होता है, वो होती है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं हम ए से। अब तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ से इसमें +2 ऐड किया,
तो 4 आ गया, +2 ऐड किया 6 आ गया, +2 ऐड किया 8 आ गया, +2 ऐड किया तो 10 आ गया यहाँ पे। तो सिंपली जो कॉमन डिफरेंस है ये कितना आ रहा है 2, मतलब ये सीरीज का मतलब समझते हो जिसमें इक्वल इंटरवल से वैल्यूज इंक्रीज होती रहे, या कोई भी दो टर्म्स का बीच में यहाँ पे डिफरेंस वो सेम आए, तो ये होती है फर्स्ट टर्म्स। इसको ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये A1 है, ये वाली ही वैल्यू है A2, ये वाली वैल्यू है A3, ये वैल्यू है A4, ये A5, ऐसे ये टर्म्स हो गई। कौन सी टर्म्स यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे भी तुम्हें एपी या जीपी देखना है तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसका कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे ये प्रेसिडिंग नंबर कितना दे रखा है, जो टर्म्स है वो A2, तो A2 माइनस A1, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म वो होनी चाहिए थर्ड माइनस सेकेंड के, या वो होनी चाहिए फोर्थ माइनस का थर्ड टर्म्स के, ऐसे चलता जाता है। तो ये होता है कॉमन डिफरेंस, और इसको कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं D से। और जो यहाँ पे ये यहाँ पे अपने इस AP की लास्ट टर्म है, तो इसको हम जनरली यदि n टर्म्स होती है तो an से लिखते हैं, या इसको l से भी लिख सकते हैं। कल जो सिंबलाइज है उसमें ध्यान रखना, या तो an लिखते हैं, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है a, यहाँ पे n, और ये l का मतलब लास्ट, कोई भी दोनों में से कुछ भी लिखा सकते हैं, तो मैं दोनों का मतलब सेम है। तो यदि किसी भी AP का फर्स्ट टर्म है वो A है, तो सेकंड टर्म क्या होता है, वो होता है A प्लस D, थर्ड टर्म कितना होता है वो A प्लस 2D, फोर्थ टर्म क्या होता है A प्लस 3D। तो तुम्हें ध्यान से तुम देखोगे तो यदि मैं nth टर्म लिखूंगा तो प्लस A प्लस, देखो यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2, इसका मतलब यदि यहाँ पे n है तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 और ये D। तो ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ये कम काम में आता है, जो मेन काम में आता है वो इसके टोटल पदों का समेशन Sn, वो क्या होता है वो हमें ध्यान रखना, n/2 A1 प्लस AN, या तुम इसको ऐसे भी कभी कभार लिखा जाता है n/2 A प्लस L, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी होता है। और दूसरा इसको लास्ट टर्म लिखने, लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है an। अब यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला बनता है n/2, मैं फर्स्ट टर्म को a लिख रहा हूँ, यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म को a लिखा, an का फॉर्मूला अभी जो अपन ने निकाला था, ये वैल्यू पुट करो a प्लस, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस n-1D, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो जनरली जो बनता है n/2 और 2a प्लस n-1D, ये फॉर्मूला बनता है। तो तुम्हें ये जनरली ये फॉर्मूला याद रख लो, एक ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, बस ये दो ही फॉर्मूले काम में आना है। और यहाँ पे n क्या होता है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल कितनी टर्म्स है यहाँ पे, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो मैं इन दोनों फॉर्मूलों को लास्ट में वो लिख देता हूँ। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1D, या फिर Sn का दूसरा फॉर्मूला होता है a/2 a प्लस l। जैसे कोई क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो a की वैल्यू 7 है, d कैसे निकालोगे, इस A2 माइनस का A1, A2 कितना है 10, A1 कितना 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पे
देखो यहाँ पे कभी कभार गिवन होगी, कभी कभार तुम्हें निकालना भी पड़ सकता है। यहाँ पे यदि छोटी टर्म्स दे रखी है तो तुम्हें ऐसे डायरेक्ट काउंट करके निकालोगे, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ दे गिवन हो, मतलब टर्म्स बहुत n टर्म्स हो या बहुत ज़्यादा 100 टर्म्स हो, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे an की वैल्यू कितनी दे रखी है 25। तो फॉर्मूला यूज़ करो, जो an का फॉर्मूला होता है a+n-1 d, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यूज पुट करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे an की वैल्यू 25, a की वैल्यू कितनी है 7 +n-1, d की वैल्यू 3। इसको सोल्व करोगे 25 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या जाएगा 18, और यहाँ पे n-1 इंटू 3, तो n-1 हो जाएगा 18 का 3 में डिवाइड करोगे 6, तो n की वैल्यू 7। इसका मतलब कि इसमें टोटल 7 टर्म्स हैं। तुम काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये n की वैल्यू होगी। अब यदि तुम्हें यहाँ पे सम पूछा है तो Sn का फॉर्मूला n/2, इसमें डायरेक्ट यूज करो a+l वाला, डायरेक्ट आंसर आएगा। n की वैल्यू कितनी है 7/2, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस l की लास्ट टर्म्स, यही लास्ट टर्म है l 25। तो 25 + 7 कितना हो जाएगा 32, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 × 7, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ समझ में आया कैसे सोल्व करना है। बस इतना ही तुम्हें एपी में ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा अपने को यहाँ पे आएगा नहीं। एक चीज़ यहाँ पे कोई भी जैसे तो कभी कभार काम में आ जाती है, जैसे कोई भी टर्म्स दे रखी है a1 a2 प्लस लगा दो या कैसे भी लिखो a3 + a4, ऐसे लिख, कोई भी तुम्हें टर्म्स दे रखी है तो am इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जैसे ये जो बीच वाली मिडल वाली टर्म है होती है वो a1 + a3 इस /2, ये इसका होता है। कैसे भी लिखो, जैसे मुझे a3 निकालना है तो इसकी जस्ट आगे की टर्म a2 प्लस इसके मतलब पहले की टर्म और इसके बाद की टर्म क्या है a4/2, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये भी यहाँ पे काम में आता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, ओके ठीक है। तो ये यहाँ पे एपी के लिखने की टर्म्स होगी, कैसे लिखते हैं यहाँ पे जो मैंने बताया। यहाँ पे ये a+d a+2d a+3d। अब समझते हैं जीपी, जियोमेट्रिक मीन। अब इसमें क्या होता है, उसमें होता था कॉमन डिफरेंस, इसमें होता है कॉमन रेशियो। मतलब कोई भी तुम्हें टर्म्स दे रखी है जैसे a1 a2, तो जो सेकेंड टर्म्स और फर्स्ट टर्म्स का जो रेशियो होता है वो आगे की दो टर्म्स के रेशियो का इक्वल होता है। ये चलो दूसरी लैंग्वेज में ऐसे समझाता हूँ। जैसे कोई दे रखा है 2, आगे दे रखा है 2, या दूसरे ऐसे लिखो, पहली टर्म दे रखी है 2, दूसरी टर्म दे रखी है 4, अगली टर्म दे रखी है 8, 16, 32, ऐसे कुछ दे रखा है। अब ये एपी तो है नहीं, क्योंकि तुम यहाँ से देखोगे +2 करेगा, यहाँ पे +4 करेगा, ये +8 करेगा, तो मतलब यहाँ पे एपी तो नहीं है। तो दूसरी एक टर्म होती है, अब इनका रेशियो चेक करते हैं। सिंपली ये a1 है, यहाँ पे ये हो जाएगी तुम्हारी a2। अब इसमें देखो क्या a2/a1 करूँगा वो आ जाएगा, यदि a3/a2 के आगे तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो a4/a3। यदि ये रेशियो सेम है तो इसका मतलब वो क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। तो यहाँ पे वही सेम आ रहा है 4/2, आगे वाला देखो 8/4, आगे 16/8, तो सबका वैल्यू 2 आ रहा है। तो ये होता है कॉमन रेशियो। इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें कॉमन डिफरेंस था तो उसका डी उठाया, यहाँ पे कॉमन रेशियो r है। अब ऐसे ही जैसे फर्स्ट टर्म a है, a1 को a लिखते हैं, a2 क्या आएगा, वो आएगा a × r। a3 क्या आता है, उसको लिखते हैं ar²। a4 कितना आएगा, ar⁴। ऐसे ही मैं an लिख सकता हूँ, an कितना आएगा,
आर की पावर देखो, जब 4 था तो यहाँ पे 3 आया, तो ए आर की पावर एन माइनस वन। तो ये nth टर्म लिखने का फॉर्मूला हो गया। ये जनरली काम में नहीं आएगा इतना, जो काम में आता है वो देखो। अब ऐसे ही टर्म्स दे रखी है तो तुम्हें इसका समेशन करना है। जैसे मुझे A1 प्लस A2 प्लस A3, तो यहाँ पे मेरे को सारे टर्म्स का एडिशन करना है। तो यहाँ पे A3 A4 ऐसे कुछ दे रखा है, तो जो एसन होता है वो होता है A1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, या कुछ ऐसे भी हो सकता है, दोनों सेम ही बात है। ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यहाँ पे वो माइनस साइन दोनों ऊपर से नीचे से कॉमन लेके करोगे तो आ जाएगा। बट ये वैसे डिफाइन होता है कि जब आर लेस देन वन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आर ग्रेटर देन वन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये भी बहुत कम काम में आएगा। जो मेनली जो काम में आता है वो देखो, इन्फानाइट जीपी। एक जीपी इन्फानाइट है। अब इसमें कंडीशन है, इफ आर जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन वन होना चाहिए। लेस देन वन है तभी के लिए लेस देन वन है। और कुछ टर्म्स ऐसे दे रखी है, लेस देन वन मतलब 1+1/2, या तो मैं पहले सिंपल वाला ही बता देते हैं ऐसे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32, ऐसे कुछ चलता जा रहा है। तो इसका तुम देखोगे रेशियो निकालोगे, कॉमन रेशियो निकालोगे, ये यहाँ पे तुम्हें जीपी है, ये कॉमन रेशियो निकालोगे तो सेकंड टर्म्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म्स। तो इसका मैंने सोल्व करना चाहिए था, तो डिवाइड में था वो सबसे ऊपर चला जाएगा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे, तो ये नीचे आ जाएगा 4, तो 1/2। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन रेशियो कम है। तो इस टर्म्स की कोई भी यहाँ पे तुम्हें जीपी मिले तो उसका जो एस एन का फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ये एस एन का फॉर्मूला होता है। ये तुम्हें याद रखना है। ए फर्स्ट टर्म होती है, आर कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे इस केस में ए ये तो तुम्हारा हो जाएगा ए 1/2, सिंपली वैल्यू रखो 1/2, 1 माइनस आर की वैल्यू भी 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड में 1/2, यहाँ से 1। तो इसका मतलब है कि टोटल इन्फानाइट टर्म्स, ध्यान रखना ये जीपी इन्फिनिटी तक जानी चाहिए तभी है। तो जब इन्फानाइट जीपी हो, कॉमन रेशियो लेस देन वन हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, वो रामबाण की तरह काम करता है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जल्दी से सोल्व करते हैं। ए की वैल्यू 4 है और तुम्हें यहाँ पे आर निकालना कॉमन रेशियो, तो 8 डिवाइड बाई 4, तो इसका मतलब 2 यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे टोटल टर्म्स वो डायरेक्ट निकालो, वरना जो nth टर्म का फॉर्मूला लिखा था ए आर की पावर n माइनस वन, इससे करके निकालोगे तो भी आ जाएगा। चलो यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं n निकालने के लिए। ए एन की वैल्यू क्या है, ये ए एन की वैल्यू है, तो ए एन के लिए 128 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 4, आर कितना है 2, उसकी पावर n माइनस वन। इसको सोल्व करेंगे 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 32 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस वन। या 32 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस वन। जब बेस सेम हो तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे n माइनस वन, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, n की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पे ऐसा निकालना है, तो a आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, यूज़ करो ये फॉर्मूला। a की वैल्यू कितनी है 4, आर कितना है 2, 2 की पावर 6 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस वन, ये आ जाएगा 4। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64 माइनस ये 63 और ये 1, तो यहाँ से आ जाएगा 252, ये ऐसा आ जाएगा। सिंपली ये दे रखा है। यदि इसका ऐसा निकालना है तो ये इन्फानाइट जीपी है और आर लेस देन वन भी है। निकालो, आर निकालो सबसे पहले,
आर निकालोगे तो 1/2 डिवाइड बाई 1 तो 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। देखो इस जो फर्स्ट टर्म में 1 दे रखी है इसको ऐसे भी लिख दो, 2 की पावर 0 ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो देखो यहाँ पे ये जो जीपी मिल रही है इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 1/2 1/2 1/2 ऐसे, ये कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे जा रही है, तो जीपी ऐसे ही बनती है। तो यहाँ से तुम्हारा आर आ जाएगा तुम्हारा 1/2। तो मैं डायरेक्ट ऐसा निकालना है, एस एन का फॉर्मूला होता है A/1 माइनस आर। सिंपली ए की वैल्यू 1 है, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/2। सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 - 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और इसको सोल्व करो 2 सबसे ऊपर चला जाएगा और 2 - 1 1, तो ये बचेगा 2। ठीक है, समझ में आया। देखो एक ऐसी भी टर्म्स दे रखी है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो ये इसका सम निकालना है, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। पहले इसमें देखो सम निकालना, तो कैपिटल क्यू निकालना, तो उसको कैसे लिख सकते। अब देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है, डायरेक्ट तो बन नहीं रही, लेकिन इस 2 क्यू दे रखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू प्लस क्यू। और आगे देखो Q/3 प्लस Q/9 प्लस Q/27। तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये कंप्लीट जीपी नहीं है, बट तुम यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये जीपी है। तो तुम्हें क्या करना है, इस ए क्यू को अलग लिख लेना और इसको जीपी बनाना। इस जीपी का आर तुम्हें पता है, Q/3 डिवाइड बाई क्यू, तो मतलब 1/3। आर लेस देन 1 है, ऐसे से डॉट मतलब इन्फिनिटी तक जा रही है। तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला दे दो, क्यू प्लस A/1 माइनस आर का यूज़ कर दो, तो क्यू प्लस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा तुम्हारा ए। तो यहाँ पे हो जाएगा Q/3, नॉट Q/3, क्यू और डिवाइड में 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 1/3। सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू प्लस ये आ जाएगा 2 - 3 - 1 और डिवाइड में 3। तो इसको सोल्व करोगे तो इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, क्यू प्लस क्यू ये 3/2 और इसको आगे सोल्व करोगे तो 5Q/2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सोल्व करने हैं। आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होगी, तो इसको हम कल पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसमें अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारा कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।